हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। कंटिन्यू करते हैं। स्पेशली ऑडिबिलिटी बताओ, बस ओनली ऑडिबिलिटी। साउंड परफेक्ट आ रही है तो इट्स ओके, कंटिन्यू। विजिबिलिटी तो दिख रही है, परफेक्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले बेसिक बात बताई थी, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो मैंने बोला भी था, रेस्पिरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकल एंड केमिकल, और कॉम्बिनेटली हम बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो मेन पर्पस क्या है फिजिकल प्रोसेस का? एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन को टिश्यू के पास और टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, यह है फिजिकल प्रोसेस। मैंने बताया भी था, फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है केमिकल प्रोसेस, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया भी था कि यहां पर अगर फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें मेन पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। जिसमें ह्यूमन के केस में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वेलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये नहीं भूलना है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये क्या है, किस तरह की मैकेनिज्म थी? डिफ्यूजन। देन अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड टिश्यू। तो ये 3 स्टेप हो गए। और 1 स्टेप क्या होगा इसके अंदर? ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, यानी इन एंड आउट, गैसेस का इन एंड आउट। तो टोटल 4 स्टेप थे, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या हो रहा है यहां पर? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट लाइक सब्सटेंस का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, मींस डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू हो रहा है। मेन पर्पस क्या है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी। भाई हम रेस्पिरेशन करते क्यों है, क्या पर्पस है रेस्पिरेशन का? भाई एनर्जी, फूड का ऑक्सीडेशन। अगर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो एनर्जी लिबरेट नहीं होगी, और एनर्जी लिबरेट नहीं होगी तो हमारी दैनिक दिनचर्या में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्लांट को भी होती है, एनिमल्स को भी होती है, आप समझ रहे हो। इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट फंगस को भी होती है, प्रोटोजोआ को भी होती है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन सबके अंदर होता है। हाँ, अंतर इतना है कि जो फूड का ऑक्सीडेशन है, जो इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, इनडायरेक्ट का मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। प्रेजेंस में होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एब्सेंस में होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कम अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी। समझ गए? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इसमें 38 ATP बनते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं ओनली 2 ATP बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में H2O बनता है, बाकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में H2O का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। हाँ, CO2 भी कंडीशनल थी। अगर मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनता है, बट CO2 नहीं बनती। बॉडी के बाहर हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है, तो वहां CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सेट था। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था सबसे पहले क्या था हमारा? ट्रैकिया की ओपनिंग, क्या बोलते हैं इसको? ग्लॉटिस। कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस, फिर साउंड बॉक्स, फिर स्ट्रेट ट्रैकिया आती है जो आगे जाकर के 2 पार्ट में बाइफरकेट होती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई या ब्रोंकस। अब राइट वाला थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ठीक है, क्योंकि हार्ट प्रेजेंट होता है। राइट वाला जो जाता है वो राइट लंग्स में एंटर करेगा। राइट लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, क्योंकि वहां एयर का फ्लो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए वहां पर 2 फिशर होते हैं सेप्टम, ठीक है, एक ऑब्लिक फिशर, एक ट्रांसवर्स फिशर, इसलिए यहां पर 3 लोब्स होते हैं। जबकि लेफ्ट वाले की अगर बात करते हैं वहां ओनली 2 लोब्स होते हैं, ओनली 2 लोब्स होते हैं।
क्योंकि वहां पर फिशर एक ही होता है, ऑब्लिक, यानी ऑब्लिक फिशर दोनों लंग्स के अंदर होता है, पर ट्रांसवर्स फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स के अंदर। कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स के अंदर, लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच होगी। और अगर लोब्स की बात करते हैं, लोब्स प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर था। लंग्स को कवर करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली होती है इसको पैराइटल प्लूरॉन बोलते हैं, इनर वाली को हम विसरल प्लूरॉन बोलते हैं। विसरा का मतलब है जो ऑर्गन से जुड़ी हुई है वो विसरल है, और जो दूर है वो पैराइटल है। समझ रहे हो? यानी यह दो चीजें हमारी क्लियर हैं, विसरल प्लूरॉन और पैराइटल प्लूरॉन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस भी हमारा एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको डिफरेंस के अंदर। ठीक है, आप समझ रहे हो बेटा? और दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड होता है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो यहां तक, और प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन भी बता दिया था, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है नंबर 1, और दोनों मेम्ब्रेन को आपस में सटा के रखता है। ठीक है, उनको सेपरेट होने से प्रिवेंट करता है। तो ये दो बातें हमारी ब्रेन में एकदम सेट होनी चाहिए, परफेक्टली सेट होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल, नो डाउट। बहुत बढ़िया। फिर हमने रेस्पिरेटरी ट्री का जिक्र किया था। रेस्पिरेटरी ट्री, अगर हम रेस्पिरेटरी ट्री की बात करते हैं तो ट्रैकिया डिवाइड करती है ब्रोंकाई, कितने? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर ब्रोंकियोल आते हैं, ब्रोंकियोल भी कितने आएंगे? 3 ही आएंगे, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी। क्लियर है? बिल्कुल। फिर रेस्पिरेटरी की बात क्या आएगा? एक एल्वुलर डक्ट आती है जिसमें जुड़े होते हैं छोटे छोटे एल्वुलर सैक, जो मिलकर किससे बनते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इनको? एल्वियोलाई। आई बेटा, एल्वियोलाई आ गई होगी, ब्रेन में एकदम सेट हो गई होगी, नो डाउट। बस यही चाहिए, यही चाहिए, नो डाउट। और जूलॉजी में तो यार दिल मांगे मोर, समझ गए ना मेरी बात? फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, और पूरे बायोलॉजी में ही चाहिए 360 आउट ऑफ 360 यार। ये तो यार एक्सपेक्टेशन करते ही हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। ठीक है, आज रिजल्ट आने वाला है, पता है ना? नीट का रिजल्ट धूम धड़ाका। ठीक है, आज रात तक आ सकता है, हो सकता है कल आए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी एनटीए ने जो अनाउंस किया है उसके हिसाब से डेट आज की दे रखी है उन्होंने, अभी उन्होंने कुछ चेंज तो नहीं किया। हाँ, प्रोबेबिलिटी है आज आ जाए। अगर बाई चांस डिले करते हैं तो सकता है कल का डिले कर ले। ठीक है, वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे होगे, काफी बच्चों ने एग्जाम दिया भी होगा, और नेक्स्ट ईयर सेम ये चीज आपके लिए अप्लाई हो रही होगी, और आपके रिजल्ट का बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक एकदम क्लियर है आपको, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर। अब रेस्पिरेटरी ट्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने पार्ट में डिवाइड किया, आप बोलोगे 2 पार्ट में, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन भाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से पहले वाला पार्ट कंडक्टिंग जोन, और जहां से रेस्पिरेटरी टर्म आया कंडक्टिंग जोन चालू हो जाता है, कंडक्टिंग जोन चालू हो जाता है। तो कंडक्टिंग जोन स्टार्ट फ्रॉम कहां से? आप बोलोगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, कहां तक जाती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाती है। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कंडक्शन ऑफ एयर कराती है। क्यों कराती है कंडक्शन ऑफ एयर? क्योंकि वहां से एयर का डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता एयर का डिफ्यूजन? आप बोलोगे सर जी इसलिए नहीं होता एयर का डिफ्यूजन क्योंकि वहां पर कैसे होते हैं? आप बोलोगे सिलिएटेड, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कंपैरेटिव थिक होते हैं, कॉलम शेप होते हैं, साथ साथ में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी होते हैं, नो डाउट। ठीक है, जबकि रेस्पिरेटरी जोन की अगर मैं बात करता हूं तो रेस्पिरेटरी जोन में बहुत थिन, फ्लैटिन, टाइल जैसे फ्लैटिन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलो ये वाली बात भी क्लियर थी। फिर हमने आपसे बात की थी कंडक्टिंग जोन के फंक्शन क्या हैं। 4 फंक्शन आपको याद कराए थे हमने। नंबर 1 तो हो गया कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन। इसके अलावा और क्या काम करती है कंडक्टिंग जोन? कंडक्टिंग एयर को क्लीन भी करती है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बाहरी कणों से उसको साफ करने का भी काम करती है। कैसे? क्योंकि वो सिलिएटेड है, सीलिया ट्रैप कर लेते हैं। साथ साथ में कंडक्टिंग एयर को ह्यूमिडिफाई भी करती है, ह्यूमिडिफिकेशन यानी उसमें आर्द्रता, नमी को मिक्स करती है। तभी तो ऐसे करोगे तो एयर के अंदर नमी मिलती है। एयर जो ले रहे हो वो ड्राई है, पर जो बाहर निकल रही है वो मॉइस्चराइज है। ठीक है, यानी ह्यूमिडिफाइड है।
तो ये काम भी करती है। और क्या काम करती है कंडक्टिंग एयर? भाई कंडक्टिंग एयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाहर की एयर का टेम्परेचर कैसा भी हो पर उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करती है। हाई हो तो लो करेगी, लो है तो हाई करेगी। क्लियर? जबकि रेस्पिरेटरी जोन एक ही काम करती है, ओनली और ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए शी शेप हाइलिन कार्टिलेज जो ट्रैकिया में थे वो और कहां तक देखने को मिलते हैं? आप बोलोगे सर ट्रैकिया में होते हैं, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में भी होते हैं। ब्रोंकाई कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो आप बोलोगे सर ये प्राइमरी, समझना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ही ब्रोंकाई में होते हैं, पर ब्रोंक्यूल में भी होते हैं, पर ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल, ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये नहीं होते। फिर से बोल रहा हूं, ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये नहीं होते, याद रखना आपको। ठीक है, ओके, सुपर सुपर सुपर। चलो ठीक है, ये वाली बात क्लियर थी। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में। एल्वुलाई के अंदर बात करते हैं तो मैंने टाइप्स ऑफ सेल विच प्रेजेंट इन एल्वुलाई। आप बोलोगे 3 टाइप्स ऑफ सेल विच प्रेजेंट इन एल्वुलाई। एक तो एल्वुलर मैक्रोफेज, वो तो आप जानते ही हो। इसके अलावा टाइप 2 निम्नोसाइट जो लिसिथिन रिलीज करते हैं। मैंने लिसिथिन का एक किस्सा भी सुनाया था, याद हो आपको? ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ बेटा, बिल्कुल एक लिसिथिन का किस्सा सुनाया था, बिल्कुल रियल स्टोरी जो मेरी बिटिया के संग हुई थी, बेटी के संग हुई थी। ठीक है, कोटा का ही केस था। और सपना मेहता एक डॉक्टर है यहां पर, जिनका रूटीन है नॉर्मल बेबी को भी एबनॉर्मल क्रिएट कर देना। मतलब एबनॉर्मल का मतलब उस एबनॉर्मल से मतलब नहीं है, मतलब एटीलैक्टेसिस के थ्रू पैसा कमाना। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा भी जो कोटा के लोग हैं वो ऐसे डॉक्टर से अलर्ट रहे, लाइक सपना मेहता। ठीक है, नाम बहुत बड़ा है, बट जो मेरे संग केस हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको, रियल केस था, रियल केस। ठीक है, क्योंकि अदर डॉक्टर से भी हमने चेकअप कराया था, सब कुछ नॉर्मल था, बट क्या करें। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर से अलर्ट रहना चाहिए। और मैं भी चाहूंगा कि मेरी जो नई जनरेशन है, जो नहीं मेरे बच्चे हैं, जो आगे की फ्यूचर है, वो यार ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी बहुत खतरनाक होती है। आपको गलत काम कभी भी नहीं करना आफ्टर सिलेक्शन। जितना काम ईमानदारी से करोगे परफेक्ट। कभी कुछ ही समय के लिए आए दुनिया के अंदर, बहुत लंबे समय के लिए जीने के लिए कोई नहीं आया। आज के इंसान की जो एवरेज एज है 70 के आसपास है। ठीक है, एक एवरेज 69 70 कुछ ऐसा ही, मतलब अप एंड डाउन होता रहता है थोड़ा बहुत। तो ये एवरेज एज निकल के आती है। एवरेज का मतलब है लगभग इतना, जब कोई एक्सीडेंटल केस ना हो, आप पूर्ण अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हो तो। ठीक है, तो काहे को इतना, समझ रहे हो? समझ गए ना? ईमानदारी से काम करो, सबसे बेस्ट तरीका है। समझे बेटा? चलो वापस आते हैं। वापस जब हम आते हैं तो आप समझना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन में एक क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर, आप बोलोगे 3। नेम तो आप समझ में आ गया, टाइप 1 निमोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं, जो किसके हैं? एल्वुलाई के हैं। और अगर मैं कैपिलरी की बात करता हूं तो कैपिलरी में क्या होते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कैपिलरी के लेयर होते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कैपिलरी के लेयर है। और इन दोनों के बीच में और क्या होते हैं? आपको पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए? 3। अच्छा, थिकनेस बताओ, थिकनेस कितनी होती है इन तीनों लेयर की? थिकनेस बिल्कुल सही, सुपर, लेस देन 1 mm। बहुत बढ़िया, लेस देन 1 mm, सुपर, एकदम बढ़िया, लेस देन 1 mm, बहुत सही। ठीक है, लेस देन 1 mm, सही, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, क्लियर है आपको? मैं समझ गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको बता चुका हूं टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर, नन सेलुलर होती है, जो प्रोटीन और फाइबर से मिलकर बनी हुई एक लेयर है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर था, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। नंबर ऑफ एल्वुलाई आपको क्लियर है, मैंने बताया भी था। हमारे लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, उसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। थोरेसिक चैम्बर में वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होता है, डोर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम होता है, तो लेटरल साइड पर कौन होते हैं? रिब्स। और लोअर साइड पर क्या होता है? डायफ्राम। इससे मिलकर के एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर बनता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब अंदर कैविटी नहीं होती, पर स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है, यानी उससे एयर डिफ्यूज हो सकती है। हाईली वेस्कुलर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जहां पर ऑक्सीजन को डिफ्यूज होकर जाना होता है, CO2 को आना होता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो वॉल्यूम जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्लियर है? बिल्कुल, जिसकी वजह से आप वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कर पाते हो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो थोरेसिक चैम्बर क्लियर था, मैंने बताया था। ये चैम्बर जो है वो एनाटॉमिकली जो सेटअप है हमारे इस चैम्बर का, वो ब्रीथिंग के लिए एसेंशियल है। अगर ये एनाटॉमिकल सेटअप नहीं होगा तो ब्रीथिंग पॉसिबल नहीं है।
एकदम ब्रेन में सेट रखना। अब आज जो मैं कराने जा रहा हूं उससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, ये दो चीजें हमारी कवर करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये टारगेट है हमारा। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कवर कर देंगे आज, टाइम मिला तो। ठीक है, तो अब समझना, सबसे पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर हमने ये बताया था आपको, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर कि ब्रीथिंग है क्या भाई, एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में जाना और लंग्स की एयर का वापस एटमॉस्फेयर, लंग्स एटमॉस्फेयर, एयर आ रही है जा रही है, ना कि ऑक्सीजन और CO2, एयर का आना और एयर का जाना, एयर का आना और एयर का जाना, आप समझ रहे हो, ये है ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ये कैसे पॉसिबल है भाई, एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है, ऑलवेज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। भाई एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर अपनी थोरैसिक कैविटी के पार्शियल प्रेशर को तो चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, कैसे कर सकते हैं, अब समझो मेरी बात। अच्छा, आज इंजेक्शन रह गया, कोई नहीं, आपके लिए एक इंजेक्शन लाए थे, ठीक है, आज रह गया, कोई नहीं। ठीक है, समझो मेरी बात, अगर आप थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा दो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो अंदर वैक्यूम जनरेट होगा, मींस प्रेशर कम हो गया। बाहर तो प्रेशर उतना ही है ना, तो एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी एयर का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। अंदर के प्रेशर को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, क्या करके, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करा करके। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो, जैसे मानो इसके अंदर आपने इसको डायलेट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, इसको दबा दोगे तो वॉल्यूम कम करोगे पर प्रेशर बढ़ जाएगा। आप समझ गए ना मेरी बात, जैसे पिस्टन है, पिस्टन को पीछे खींचोगे अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे सिरिंज ले लो, पिचकारी ले लो, ठीक है, पीछे पिस्टन खींचोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे आप वॉल्यूम कम करोगे, पिस्टन को दबाओगे, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जिससे एयर तेजी से बाहर निकलेगी। क्लियर, बिल्कुल, एयर तेजी से बाहर निकलेगी। तो ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी एयर को अगर अंदर लाना है, अंदर बुलाना है, तो अंदर प्रेशर कम करना होगा, मींस वॉल्यूम बढ़ाना होगा, और अंदर से बाहर निकालना है तो वॉल्यूम कम करना होगा, तभी प्रेशर बढ़ेगा, तभी एयर अंदर से बाहर जाएगी। यानी एयर का फ्लो वॉल्यूम के चेंज होने पर डिपेंड करता है या प्रेशर के चेंज होने पर डिपेंड करता है, और प्रेशर का चेंज होना वॉल्यूम के चेंज होने पर डिपेंड करता है। क्लियर है, बिल्कुल, वॉल्यूम के चेंज होने पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम का चेंज होना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। एक्सटर्नल, एक तो हमने बताया डायफ्राम मसल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीनिक मसल्स। दूसरे हमने बताया इंटरकॉस्टल मसल्स। कल मैंने डायग्राम बना के समझाया था कि अगर हम इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करते हैं, ये भी टू टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मेनली जो ब्रीथिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पर टोटल 3 टाइप के मसल्स ब्रीथिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इंटरकॉस्टल, 3 टाइप के इंटरकॉस्टल। ठीक है, उसको हमने थर्ड टाइप को हमने यूज नहीं किया क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली 2 टाइप के आपके सिलेबस में, क्योंकि मुझे अभी एमबीबीएस नहीं करानी, मुझे एमबीबीएस का एंट्रेंस क्वालिफाई कराना है। ठीक है, कई लोग क्या कर रहे हैं, टॉटोरा पढ़ा रहे हैं बच्चों को यहां पर। ठीक है, इतनी सारी चीजें बता रहे हैं कि वो मतलब की नहीं है, उनको यही नहीं पता कि क्या देना है क्या नहीं देना। तो आपको भी समझना होगा, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता और कम पढ़ने से भी नहीं होता, सेलेक्टिव पढ़ने से होता है। ना कम ना ज्यादा, पता होना चाहिए पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, काम का क्या है, कचरा अगर ब्रेन में जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बस ये समझना बहुत जरूरी है कि सेलेक्टिव पढ़ना है, क्या काम का है क्या नहीं काम का। ये डिसीजन वैसे टीचर को लेने का होता है, बच्चों को तो लेने का नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बस टीचर पे फेथ करता है। ठीक है, अब टीचर पर फेथ करके बच्चा उसकी नौका में बैठ रहा है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ध्यान रखना कि बच्चे को ना ओवर डोज दी जाए ना लो डोज दी जाए, उतनी डोज दी जाए जितनी उसके लिए असेंशियल है, क्योंकि एग्जाम उसको देना है, टीचर को नहीं देना। ठीक है, और इस तरीके से दी जाए, पढ़ाना और ब्रेन में सेट करना मतलब है ब्रेन में उसको मेमोरी जनरेट करना, यह भी ध्यान रखना टीचर का ही काम है, और उसको सही मंजिल तक पहुंचाना भी टीचर का ही काम है। ठीक है, तो बस बच्चे का काम तो इतना है, फेथ, विश्वास क्रिएट करना अपने जो भी गुरुजन होंगे आपके उनके ऊपर, और बस पूरे विश्वास के साथ अपने टारगेट, अपने गोल की ओर
बस बढ़ चलना, ठीक है। ये दोनों का अपना अपना पार्टिसिपेशन है और दोनों को अपने पार्टिसिपेशन को ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो मैं सच कह रहा हूं यार, सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक तरफ भी गड़बड़ हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे वो टीचर की तरफ हो या बच्चे की तरफ से। एक भी तरफ से कमी रह जाएगी तो सिलेक्शन रुक जाएगा। तो बस यही बैलेंसिंग का खेल है सारा का सारा। जहां बैलेंस हो जाता है सिंगल अटेम्प्ट में सिलेक्शन आता है, जहां बैलेंसिंग नहीं हो पाती वहां अटेम्प्ट एक से ज्यादा हो जाते हैं। बस यही अंतर होता है और कुछ भी अंतर नहीं होता, ठीक है। वही एनसीईआरटी है, वही एग्जाम है, वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हमने बात की थी इंटरकोस्टल मसल्स, हमने बता दिया आपको दो ही याद रखने हैं आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप्स ऊपर होते हैं, इंटरनल रिलैक्स करते हैं तो रिप्स नीचे होते हैं। इंटरनल कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? जब फोर्सफुल रेस्पिरेशन करते हो तो इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिप्स और नीचे होते हैं। रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स, वापस आ गए। यानी दोनों मसल्स का अलग अलग कंसेप्ट है, मैंने बताया भी था। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप्स ऊपर, रिलैक्स करते हैं रिप्स नॉर्मल शेप में, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिप्स ऊपर, रिलैक्स करते हैं रिप्स नॉर्मल शेप में। यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल ब्रीथिंग में काम कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग, फोर्सफुल ब्रीथिंग में तो आपको एयर तेजी से बाहर और निकालनी है ना, वॉल्यूम को और कम करना है, तो क्या करना होगा? अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करना होगा। इनको करोगे तो रिप्स और पास आएंगे, यानी वॉल्यूम और कम होगा। यानी इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है। जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। दोनों मसल्स का अलग अलग यूज है, ठीक है। एक नॉर्मल ब्रीथिंग में काम करते हैं, एक फोर्सफुल ब्रीथिंग में काम करते हैं। एक नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम कम होता है। एक फोर्सफुल ब्रीथिंग में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम और कम होता है, रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम वापस उतना ही पहुंच जाता है, बढ़ जाता है। तो ये मैंने कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में आपको दे दिया था, टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। आज मैं प्रॉपर वे में डायग्रामेटिकली इसको आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है मेरे साथ ही। समझना, मान लो ये डायफ्राम है, सॉरी ये स्टर्नम है, ये डायफ्राम है। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, ये थोरैसिक चैम्बर है, जिसमें जो बीच में दिखा रखा है वो तो स्टर्नम है। बीच वाला क्या हो रहा है? स्टर्नम, ये तो स्टर्नम है। कहीं और दिखाते हैं, ये तो स्टर्नम हो गया। ये जो दिख रहे हैं ये रिप्स हैं, ठीक है, व्हाइट वाले रिप्स हैं ये, ठीक है। ये स्टर्नम है, नीचे डायफ्राम है, ये डायफ्राम दिख रहा होगा आपको।
ये तीनों स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो, बीच वाला स्टर्नम है, लेफ्ट राइट रिब्स है, नीचे डायफ्राम है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं डायफ्राम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना हूं। अब बच्चे कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट करने पर कोई चीज कैसे, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम कैसा है, डॉम शेप। स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी पर फोकस करोगे तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अभी डॉम शेप दिख रहा है, डॉम शेप, ये मेरे हाथ डॉम शेप है। अगर स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी की बात करूंगा तो डायफ्राम कैसा हो रहा है, ये फ्लैट, रिलैक्स करेगा डॉम शेप, फिर क्या फ्लैट, रिलैक्स करेगा डॉम शेप, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लैट। यानी डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डायफ्राम बिकम फ्लैटेंड, देन रिलैक्स डॉम शेप, फ्लैटेंड, रिलैक्स डॉम शेप, फ्लैटेंड। समझ में आ गया। यानी अगर डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, ये फ्लैट हो गया, डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट। हमने इसको डायफ्राम को खींच दिया, ये फ्लैट कर दिया, ऐसे खींच दिया फ्लैट। डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट नहीं हो गया। डायफ्राम अगर फ्लैट होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। फिर से बोल रहा हूं बेटा, जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं पूछूं किस एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है, तो आप जानते हो जो ऊपर वाली क्या होगी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर, तो नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। भाई ऊपर वाला एंटीरियर है तो नीचे वाला पोस्टीरियर, ठीक है। आप समझ रहे हो, इस बोतल का ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंटीरियर, तो नीचे वाला पार्ट क्या है, पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। आप समझ गए। डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है, भाई आगे फ्रंट, जहां माउथ होता है सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, उसकी अपोजिट सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। तो वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि ये इस कैविटी का एंटीरियर वाला पार्ट है, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, तो डायफ्राम के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, किस एक्सिस में, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। तो किस एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, समझ गए ना मेरी बात। आप बोलोगे सर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्लैट, रिलैक्स डॉम शेप, फ्लैट डॉम शेप। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन कौन सी एक्सिस के अंदर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, तो इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो यहां वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो जब भी डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, ड्यूरिंग contraction of डायफ्राम मसल्स। तो जब भी डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में कैसा होता है, डोम शेप, डोम शेप दिख रहा है आपको डायफ्राम। डोम मतलब होता है गुम्मद आकार, जैसे नहीं
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उन पर गुंबदें बनी होती हैं, ठीक है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां डायफ्राम भी डोम शेप होता है, डोम शेप, समझ गए ना मेरी बात। डोम शेप स्ट्रक्चर जब रिलैक्स कंडीशन में होता है, पर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है। किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, समझ गए, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एक बात तो क्लियर हो गई आपको, मुझे लगता नहीं यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। अगर सेट हो गया ये वाली बात ब्रेन में तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो या आग लगा दो यार, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर को आग की बहुत जरूरत पड़ती है, आग लगा दो। एनर्जी, आग की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मुझे क्या, दुनिया में हर प्राणी को एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। और एनर्जी का सबसे बेहतरीन सोर्स फायर, आग है, समझ रहे हो। सन एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, इसलिए। बहुत बढ़िया, ब्रेन में सेट हो रहा है, आग लग रही है, मतलब एनर्जी, बहुत बढ़िया, सुपर। तो एक बात तो क्लियर होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब हम बात करते हैं दूसरी एक्सिस की। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले मैं एक्सिस समझा दूं, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, बहुत बढ़िया, सुपर। कल मैंने आपको बताया था एक बकेट के बारे में, बाल्टी के बारे में। मान लो एक बाल्टी है, कल मैंने आपको समझाया भी था इसके बारे में। मान लो एक बाल्टी है, ठीक है। इस बाल्टी का मानो जब हम इसमें हैंडल लगाते हैं तो एक तो यहां होल करते हैं, एक उस साइड में होल करते हैं, ठीक है, समझना। अब हम जब हैंडल लगाएंगे इस बाल्टी के अंदर, तो मान लो ये हैंडल लगाया है इससे, और ये हैंडल यहां आके यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा हैंडल मानो उससे हमें जोड़ दिया ऐसे, तीसरा हैंडल ये जोड़ दिया हमने इससे, चौथा हैंडल जोड़ दिया हमने। यानी इतना समझ में आ रहा है, अगर ये हैंडल हैं तो रिप्स हैं, तो रिप्स कहां जुड़े हुए हैं? रिप्स आगे तो जुड़े हुए हैं, आगे इस वाले पार्ट से, पीछे जुड़े हुए हैं इस वाले पार्ट से। आगे की सरफेस पे जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल। तो पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? डोर्सल। क्लियर? बिल्कुल भाई। आगे स्टर्नम से जुड़े होते हैं रिप्स, स्टर्नम से, तो पीछे किससे जुड़े होते हैं? वर्टिकल कॉलम से। स्टर्नम वाली सरफेस कौन सी हो गई? वेंट्रल। तो रिप्स वाली पीछे, वर्टिकल कॉलम वाली सरफेस कौन सी होगी? वर्टिकल कॉलम वाली डोर्सल। तो एक्चुअल में रिप्स यहां से यहां ऐसे जुड़े हुए हैं। रिप्स कैसे जुड़े हुए हैं? इस तरीके से, वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस, यस या नो? ठीक है, तो इतना समझ में आया, समझने की कोशिश करना, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं डॉर्सो वेंट्रल। अगर मैं स्टर्नम की बात करता हूं, स्टर्नम किस एक्सिस पर होता है हमारा? वेंट्रल एक्सिस। तो वर्टिकल कॉलम कहां होते हैं? डॉर्सल एक्सिस। समझने की कोशिश करना, यहां पर हमने इस हैंडल को जोड़ रखा है, और ये हैंडल कहां जाके जुड़ रहा है? पीछे, ये पीछे जुड़ा। अगर इस बाल्टी को उठाऊंगा तो हैंडल किस, कल्पना करने की कोशिश करना, कोई बाल्टी नहीं दिख रही यार, चलो समझाते हैं अभी, ठीक है। अभी कहीं से जुगाड़ करते हैं बाल्टी की, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में मैकेनिज्म है क्या, ठीक है। आपको एक्सिस समझानी है मुझे। एक्सिस, आगे वेंट्रल है तो पीछे डोर्सल। तो अगर मैं इस रिप्स की बात कर रहा हूं, रिप्स की कम समझने की कोशिश करना। रिप्स, अगर रिप्स की बात करते हैं, रिप्स हमारे जुड़े कहां पर हैं? वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस से जुड़े हुए हैं। कहां जुड़े हुए हैं? वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अगर मैं हैंडल को उठाऊंगा यहां से, ठीक है, मान लो, हाँ चलेगा, अरे वाह, थैंक यू, जुगाड़ हो गई, ठीक है, जुगाड़ हो गई, ठीक है। अब समझना भाई, ये अब बहुत तरीके समझ में आएगा। ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी? आगे वाली एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली एक्सिस। सामने वाली एक्सिस जरा बताओ। ये आगे स्टर्नम है, तो ये हैंडल कहां जुड़ा हुआ है?
स्टर्नम पर जुड़ा हुआ, पीछे क्या होंगे, वर्टिकल कॉलम। अगर मैं हैंडल की बात करता हूं तो हैंडल उठ रहा है, नीचे जा रहा है, हैंडल ऊपर नीचे हो रहा है, हैंडल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हैंडल ऊपर नीचे हो रहा है भाई। हैंडल ऊपर नीचे किस एक्सिस में हो रहा है, ध्यान से देखो, लेटरल नहीं बोलोगे, लेटरल नहीं बोलोगे, क्या बोलने वाले हो सर, आगे तो वेंट्रल है और पीछे डॉर्सल है। सर एक्चुअल में जो हैंडल उठ रहा है और नीचे जा रहा है ना, ये हैंडल नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, हैंडल नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। सर ये किस एक्सिस में जा रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जा रहा है। किस एक्सिस के अंदर जा रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। फिर से बोल रहा हूं, एक्चुअल में ये हैंडल नहीं है, एक्चुअल में ये रिब्स हैं, ठीक है, क्या है, रिब्स। रिब्स का पोजीशन क्या होता है, आपको सर लेटरल साइड में होते हैं। अगर मैं कहूं रिब्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं रिब्स का मूवमेंट हो रहा है, बच्चे के दिमाग में क्या सर लेटरल साइड में हो रहा है, लेटरल साइड में नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में रिब्स आगे वेंट्रल साइड में जुड़ा हुआ है, पीछे डॉर्सल साइड में जुड़ा हुआ है, यानी वेंट्रल और डॉर्सल एक्सिस में रिब्स जुड़ा हुआ है। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो लेटरल साइड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर वेंट्रल और डॉर्सल साइड से ये वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल। तो एक्सिस क्लियर हो गई, एक तो हो गई एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। दूसरी क्या हो गई, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। रिब्स जब भी मूव करेंगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो अब भूलना नहीं है बेटा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या होती है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होती है। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर रिब्स के मूवमेंट से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर डायफ्राम के मूवमेंट से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यानी एकदम सटीक ब्रेन में सेट है। क्या सेट है कि अगर रिब्स ऊपर नीचे होंगे तो किस वजह से होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो रिब्स को ऊपर खींचेंगे, एक्सटर्नल रिब्स को ऊपर खींचेंगे, रिब्स ऊपर जाएंगे, समझ रहे ना मेरी बात, रिब्स ऊपर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, रिब्स ऊपर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, रिब्स ऊपर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। और रिब्स ऊपर कब जाएंगे, रिब्स ऊपर तब जाएंगे जब बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर बिल्कुल। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स कहां जाने वाले, अपर, ऊपर पहुंच गई रिब्स, ऊपर पहुंच गई रिब्स, रिब्स ऊपर आ गई, रिब्स ऊपर आ गई। पर रिब्स ही ऊपर नहीं आती, रिब्स के साथ साथ स्टर्नम भी लिफ्ट अप होता है। एनसीईआरटी की लाइन, स्टर्नम भी लिफ्ट अप होता है। भाई रिब्स तो लिफ्ट अप होते ही हैं, पर साथ साथ में स्टर्नम भी लिफ्ट अप होता है, ध्यान रखना है आपको। तो रिब्स के साथ साथ स्टर्नम भी क्या हो रहा है, यहां पर लिफ्ट अप हो रहा है, स्टर्नम भी क्या हो रहा है, लिफ्ट अप हो रहा है। यानी यहां पर स्टर्नम और रिब्स दोनों ही लिफ्ट अप हो रहे हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर बिल्कुल, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यानी किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। यानी किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है बेटा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। यानी अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। तो इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम, इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम। इन, अब क्या बोलने वाला हूं यहां पर, इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। यानी इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब कभी भूलोगे तो नहीं, डॉर्सो वेंट्रल और एंटीरियो पोस्टीरियर। अच्छा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ड्यू टू, फिर से बोल रहा हूं मैं, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिब्स नीचे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स ऊपर जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिब्स नीचे आते हैं। रिब्स ऊपर जाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, रिब्स नीचे आते हैं तो वॉल्यूम
घटता है। किस एक्सिस में? डॉर्सोवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल। एंटीरियो पोस्टीरियर, जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे डॉर्सोवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल। यहां तक कोई डाउट? आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं यार आ गया, पर कल्पना में वो बच्चे हैं जो खेतों में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? खेतों में, कहीं ना कहीं ऊपर पेड़ों पर, सिग्नल नहीं आ रहे वहां पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, तो मेरे वो बच्चे भी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे जो वास्तव में जहां पर जेन्युइनली कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो फैसिलिटीज नहीं है। लेक्चर के लिए वो कई किलोमीटर दूर जहां टावर होता है, वहां उसके आसपास पेड़ों के नीचे खेतों में बैठे हुए हैं, टावर ढूंढ रहे हैं, सिग्नल ढूंढ रहे हैं बेटा। ठीक है, उनको कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डाउन टू अर्थ आकर के समझाना जरूरी है। तो मेरी जो प्रायोरिटी है, जो टॉप बच्चे हैं वो तो है ही, पर हम उन बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे यार। ठीक है, जो वाकई में सच्चा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही। ठीक है, एक एक को लेकर चलेंगे, टेंशन मत करो। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है? दोनों एक्सिस हमारे क्लियर हो गए। वॉल्यूम किसके कॉन्ट्रैक्ट करने में किस एक्सिस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, कंसेप्ट एकदम क्लियर। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मींस प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम, बाहर की एयर अंदर, इंस्पायरेशन। क्लियर है? जब दोनों ही मसल रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम रिड्यूस होगा, कम होगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर, एक्सपायरेशन हो गया। मैकेनिज्म इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, वॉल्यूम का कम होना, वॉल्यूम का बढ़ना। और वॉल्यूम का कम होना, वॉल्यूम का बढ़ना किस वजह से होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी बात चल रही है नॉर्मल ब्रीथिंग की, फोर्सफुल ब्रीथिंग की मैंने बात नहीं की। क्लियर है बिल्कुल? तो चलो अब हम इसके बेस पर बात कर लेते हैं। इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव क्यों बोला? अगर किसी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्टिव, एनर्जी लगेगी। अगर किसी मसल्स का रिलैक्सेशन होगा पैसिव प्रोसेस, विदाउट एनर्जी, उसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्टिव प्रोसेस, रिलैक्सेशन होगा पैसिव प्रोसेस। मॉलिक्यूलर बेस पर हमें नहीं जाना, मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं जाना, हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लेवल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल लेवल पर एक्टिव एंड पैसिव समझना है। जब मैं इंस्पायरेशन की बात करता हूं, एयर को अंदर लेने की बात करता हूं, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा मींस दो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बार यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स? तो पहले डायफ्राम फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यह भी हम लिख लेते हैं। नंबर वन क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, जरा बताओ फटाफट। इंक्रीज thoracic volume in, increase thoracic volume in anterior posterior axis। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे देखो। नंबर वन, अब आगे क्या होने वाला? नंबर टू क्या होने वाला है? नंबर टू पर क्या होगा? नंबर टू पर देख लेते हैं। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के बाद किसकी बात आएगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम किस एक्सिस में इंक्रीज होगा? इंक्रीज thoracic volume in
डॉर्सो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब ये वाली बात नहीं भूलनी है, ठीक है भाई, पहले ये होगा फिर ये होगा, जब दोनों हो जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज टोटल वॉल्यूम। इससे क्या होगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा, इंक्रीज 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 टोटल थोरैसिक वॉल्यूम। जब टोटल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब टोटल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा मींस प्रेशर क्या होगा, जरा बताओ। जब टोटल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा मींस प्रेशर क्या होगा, प्रेशर प्रेशर डिक्रीज नहीं हो जाएगा, डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज डिक्रीज थोरैसिक प्रेशर। अगर थोरैसिक प्रेशर कम हो गया तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एयर का मूवमेंट ऑलवेज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम हो गया, बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, यानी फ्लो ऑफ एयर क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर जरा बताओ फटाफट, फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर, एयर का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है भाई, एटमॉस्फेयर से लंग्स, एयर कहां से आएगी, एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। इसको हम बोलते क्या है, जब एयर अंदर आएगी क्या बोलने वाले इसको हम, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। समझ में आया नहीं आया, तो इंस्पायरेशन एक्चुअल में है क्या, कैसा भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से पूछे, ठीक है, समझ रहे हो ना, किसी भी तरीके से पूछे, अब आप हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे पाओगे, ठीक है। पहले कौन से मसल्स, डायफ्राम मसल्स, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, किसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये भी क्लियर हो गया। फाइनली टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, बाहर की एयर अंदर, एटमॉस्फेयर से एयर का एंटर कर जाएगी लंग्स में, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। कोई डाउट, बिल्कुल, आउटर टू इनर, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, सुपर सुपर, समझ में आ गया होगा। अब जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेगा वो समझना, डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या करेंगे, ये लोग इन सबको इरेज कर देंगे, सब हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, क्या लिखा हुआ है, सब कुछ हटा देंगे, क्या लिखा हुआ है, सब कुछ हटा देंगे, सब कुछ हटा दिया इन्होंने, सब इरेज कर दिया, सब कुछ इरेज कर दिया। अब आपसे पूछेंगे, ये डायग्राम दिखा देंगे, ये डायग्राम दिखा देंगे आपको, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाएंगे और पूछेंगे, 4 पॉइंट्स देंगे, पूछेंगे इस डायग्राम से रिलेटेड करेक्ट और या इनकरेक्ट बताओ। भाई इस डायग्राम से रिलेटेड करेक्ट और इनकरेक्ट पॉइंट बताओ, बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है, अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहले डायग्राम समझना होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, डायग्राम जो एक्सपायरेशन का है या इंस्पायरेशन का है, तो पहले समझना होगा डायग्राम किसका है। कैसे समझोगे, जब एयर को इन करते हो, एयर को इन करते हो तो करना क्या होता है, करना क्या होता है, ये एरो ऊपर जा रहे हैं, यानी रिप्स ऊपर जा रही है, ये एरो नीचे आ रहे हैं, ये एरो नीचे आ रहे हैं, मींस डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, मींस यहां से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहां से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मींस प्रेशर घट रहा है, और प्रेशर घट रहा है तो बाहर की एयर कहां आएगी, अंदर। जब बाहर की एयर अंदर आएगी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम, डायग्राम आप बोलोगे इंस्पायरेशन। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर 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 डुपर, बेहतरीन, एकदम सुपर, एकदम क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन, इस डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा उड़ा दोगे ना, हाँ या ना, बस यही चाहिए मुझे, इस डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उड़ा देना आप। तो डायग्राम को हम जैसा था वैसे कर देते हैं, ओके। तो यानी ये वाली बात तो क्लियर हो गई, इंस्पायरेशन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपायरेशन क्या होगा, कुछ नहीं करना, मसल्स को रिलैक्स ही तो करना है ना, और रिलैक्स करने का मतलब है उल्टा कर दो, कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन।
इंक्रीज की जगह डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन, इंक्रीज की जगह डिक्रीज, इंक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, तो फ्लो उल्टा हो जाएगा। सिंपल, जस्ट अपोजिट, रिवर्स कर दो एक्सपायरेशन। चलो लिख देते हैं इस वाली बात को भी फटाफट, ठीक है। जैसे एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्टिव या पैसिव? आप बोलोगे सर पैसिव। पैसिव क्यों? क्योंकि एनर्जी यूज नहीं हो रही, मसल्स वापस अपनी पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। कब आएंगे मसल्स अपनी पोजीशन में? आपको कोई नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ किसका होगा? डायफ्राम मसल्स। डायफ्राम मसल्स, ठीक है। सबसे पहले डायफ्राम मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। जब रिलैक्सेशन होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज, 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 थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज किया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब कौन से किस मसल्स की बारी आई? अब नंबर सेकंड बारी किसकी आई? आप बोलोगे नंबर 2, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। भाई ये रिलैक्स करेंगे तो किस एक्सिस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा? डिक्रीज, थोरैसिक वॉल्यूम, डिक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। एक्सिस तो क्लियर है। इन दोनों की वजह से ही क्या होने वाला है? डिक्रीज टोटल थोरैसिक वॉल्यूम। टोटल थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। थोरैसिक प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ते ही एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंदर हाई, बाहर कम, कंप्रेटिव कम, तो सीधा एयर कहां जाएगी? बाहर, ठीक है। फ्लो ऑफ एयर क्या होगा? फ्लो ऑफ एयर जरा बताओ। फ्लो ऑफ एयर जरा फटाफट बताओ। फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर क्या हुआ? आओ मिलाते हैं किसी से, ठीक है। किंग ऑफ बॉटनी, ठीक है। अरे सर, अरे सर, तो हम तो मिस कर रहे थे कल बच्चे टीचर्स डे वाले दिन, पर हम तो बच्चे कह रहे थे सर ऋषभ सर को लेकर के आओ। अब उस समय पता होता तो हम आपको खींच लाते, ठीक है। आज हमें दिख गए आप, ठीक है, आज दिख गए, ठीक है। तो आपका रिकॉर्डिंग कल का हो रहा होगा ना? देखो सर लगे पड़े हैं कल की रिकॉर्डिंग के लिए, आज भी लगे पड़े हैं। हम लोग सब स्टूडियो में हैं, ठीक है। हम लाइव ले रहे हैं तो सर रिकॉर्डेड ले रहे हैं, ठीक है। तो मजा आया? सर कुछ बोलोगे? सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल मस्ती से, और सर जैसा बताते जाए आप बिल्कुल फॉलो करते जाओ। याद रखना, बस एक रास्ते को पकड़ लो और चले चलो। बिल्कुल रास्ते को पकड़ लो और चले चलो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। वही बात बोलते हैं ना, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल फॉलो करते जाओ, भटकना नहीं कि अभी जैसे पीडब्ल्यू से पढ़ लिया, फिर यूट्यूब में किसी और का देख लिया, फिर किसी और का देख लिया, बस यही आपका सिलेक्शन रोकता है। तो याद रखना, आपको सिलेक्ट होने से इस दुनिया में एक ही पर्सन रोक सकता है, वो आप खुद हो। खुद हो, बिल्कुल सही। समझ में आ गया? इसके अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल हो। बढ़िया से पढ़ाई करो, जोरदार तरीके से मस्ती से पढ़ाई करो, और मतलब अरे सर, अरे सर, अरे सर, कोई गॉड शॉट नहीं होता, ठीक है। गॉड ऊपर वाला होता है। हम तो सब मिलकर के क्या है? टीचर्स हैं, और अपनी तरफ से हम सब मिलकर के पूरी ताकत लगाते हैं, और परफॉर्मेंस आप ही को देनी है। हम तो सिर्फ पथ दर्शक हैं, बता सकते हैं बेटा यहां मत चलो, यहां चलो, चलना आप ही को है। सर ने बोला ना कि आप मतलब खुद ही, समझ रहे हो, अपने लिए रुकावट पैदा कर सकते हो, कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता। तो यही डिसीजन आपको लेना है। आज तो बच्चों ने खूब बाल्टी के संग मस्ती की। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, बाय। ठीक है सर, बाय बाय। हाँ ठीक है।
तो बस मस्ती के मूड में कभी कभी अपने प्यारे प्यारे टीचर सारे आ ही जाते हैं, सारे सारे ऑसम, ठीक है टीचर्स। तो हम सब मिलकर के ही, सारा का सारे टीचर्स मिलकर के जो भी बेस्ट से बेस्ट होता है आपके लिए कर ही रहे हैं, जो भी बेस्ट से बेस्ट होता है, ठीक है। मुझे भी मजा आता है जब अपने सारे टीचर्स मिलते हैं, खूब धूम धड़ाका करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर देंगे तो एयर भी रिवर्स हो जाएगी ना, कहां से कहां जाएगी, लंग्स टू एटमॉस्फियर, लंग्स टू एटमॉस्फियर। तो फ्लो ऑफ एयर क्या होगा जरा बताओ, लंग्स टू एटमॉस्फियर। क्या बोलने वाले उसको, क्या बोलने वाले उसको, फटाफट बताओ, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। तो क्या बोलने वाले हो उसको, एक्सपायरेशन बोलने वाले हो। क्लियर, बिल्कुल ओके। आगे बढ़े, एकदम कंसेप्ट ब्रेन में सेट, और सेट हो गया तो आग लगा दो, तेजी से आग लगा दो, बस सेट हो गया तो आग लगा दो, बस मैं इतना जाना चाह रहा हूं, कुछ नहीं। सुपर एक्सपायरेशन, बहुत बढ़िया। यानी कुछ नहीं करना, इसको रट्टा नहीं मारना है, उसको रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स कर दो उल्टा, बस एकदम क्लियर, ठीक है। अच्छा डायग्राम, अगर डायग्राम में क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम क्या बता रहा है, डायग्राम ये बता रहा है कि एरो नीचे जा रहे हैं, एरो नीचे जा रहे हैं, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, मींस डॉम शेप, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, एरो नीचे जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। तो एयर कहां जाएगी, बाहर, यानी क्या बोलने वाले उसको, एक्सपायरेशन। ओके, बस यही आग चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, आपको भी आग की जरूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और आप भी थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी हम सारे औसम टीचर्स को, जो आप बोलते हो, ठीक है। औसम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ एक प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके संग बेटर से बेटर करने की, बाद बाकी का सब कुछ आप ही को करना है। हाँ बहुत है, सभा पे छोड़ दूंगा, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात, ओके ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट शाउट है, एकदम क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कपालभाति जानते हो, कपालभाति, पेट तो मेरा नहीं दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, आप दिख रहा है क्या, कुछ और करते हैं। कोशिश कर रहे हैं यार, गिर ना जाए यार, कोशिश करते हैं ना, ठीक है, समझो। आ गया, ठीक है। अब समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो बात किसी कर रही है, कपालभाति की बात चल रही है, कपालभाति, समझ गए ना मेरी बात। अब क्या करना है हमें, इस एब्डोमिनल कैप, मतलब इस मसल्स को अंदर लेकर जाना है, मसल्स को अंदर लेकर जाना है, समझने की कोशिश करना। तो ये मनुष्य कुछ दिखा रहा है, मनुष्य क्या दिखाना चाह रहा है, समझो बेटा। ऐसी जगह खड़ा हूं, गिरा तो गया काम से, ठीक है। तो ये क्या, ये एरो क्या बता रहा है, एरो बता रहा है भाई पेट के मसल्स को आपको अंदर करना है, अंदर करना है, समझ गए ना मेरी बात। यानी जब पेट के मसल्स अंदर जाएंगे तो प्रेशर कहां आएगा, प्रेशर कहां आएगा, प्रेशर आने वाला है डायफ्राम। भाई डायफ्राम तो नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में डॉम शेप है ना, अब तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, तो डायफ्राम को और ऊपर लेके आना है, डायफ्राम को और ऊपर लेके जाना है। तो डायफ्राम अब और ऊपर कब जाएगा, जब आप कपालभाति करोगे, कपालभाति, कपालभाति किया, तो कपालभाति करने पर एब्डोमिनल मसल्स कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स अंदर जा रहे हैं। आप ये कॉन्शियस अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो एब्डोमिनल मसल्स को अंदर लेके जा रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो, तो प्रेशर कहां पड़ रहा है, प्रेशर डायफ्राम के ऊपर पड़ रहा है, प्रेशर डायफ्राम के ऊपर पड़ रहा है। और जब प्रेशर डायफ्राम के ऊपर पड़ेगा तो डायफ्राम और ऊपर होगा, डायफ्राम और ऊपर होगा। जब डायफ्राम और ऊपर होगा तो थोरेसिक चैम्बर और कम नहीं हो जाएगा, यानी थोरेसिक चैम्बर को और कम करना है तो एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प लेने पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, वापस आते हैं, नंबर 2 भाई समझने की कोशिश करना। नंबर 2 मान लो ये थोरेसिक चैम्बर था, इसको और, अरे यार चला जाएगा, इसको और दबाना है, और दबाना है, ठीक है, इसको और दबाना है। तो क्या करना होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करने वाले हो। अब तक क्या किया था आपने, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराया था, एक्सटर्नल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराया था। पर अब क्या करने वाले हो, ठीक है, अब क्या करने वाले हो, अब क्या कर, अरे बाल्टी चली गई, ठीक है
अब क्या करने वाले हो, अब इन मसल इन रिब्स को और अंदर लेके आओगे, रिब्स को और अंदर दबाओगे। समझना मेरी बात, इस चैम्बर को अगर और आपको कम करना है तो दबाना पड़ेगा ना उसको। जब उसको दबाओगे यानी रिब्स को अंदर लेके आओगे तो वॉल्यूम और रिड्यूस होगा। और रिब्स को अंदर कौन लेके आएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब भी हम फोर्स्ड या फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करते हैं, जब कपालभाति करते हो या रनिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम को आपको और कम करना होगा, वॉल्यूम को और कम करना होगा। तो इसमें यूज होंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब तक क्या पढ़ा था आपने, डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब क्या पढ़ना है आपको, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। फिर से बोल रहा हूं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। क्लियर है बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है फोर्स्ड एक्सपायरेशन, एक्टिव प्रोसेस है फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ये एक्टिव प्रोसेस है तो उसमें होने वाला क्या है, आप बोलोगे यहां पर, अब बात कर रहा हूं मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। ये मसल्स क्या करने वाले हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स मिलकर क्या करने वाले हैं, ये मसल्स मिलकर के आग लगाने वाले हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो थोरेसिक वॉल्यूम को ऐसे कम करेगा, थोरेसिक वॉल्यूम को ऐसे कम करेगा, ऐसे ऐसे प्रेशर डालने वाला, ऐसे ऐसे ऐसे। एक क्या करेगा, एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से क्या करेगा, डायफ्राम को ऊपर प्रेशर डालेगा, डायफ्राम को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ऑल ओवर वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस। ऑल ओवर वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस। यानी एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स करके आप कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो थोरेसिक वॉल्यूम नॉर्मल से भी ज्यादा क्या होगा, ठीक है, डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम जब बहुत कम होगा तो क्या होगा, तो ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है, तो क्या होगा, फोर्स डी कर देते हैं, फोर्स एक्सपायरेशन यानी क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर। समझ में आया या नहीं आया, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट, एकदम ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ, बताओ फटाफट। अरे सेट हो गया तो आग लगाओ भाई, सेट हो गया तो आग लगाओ। तीन टाइप की बातें बता दी मैंने। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो दो अलग मसल्स यूज होते हैं, कौन से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स। जब फोर्स्ड ब्रीथिंग करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तब कौन से मसल्स यूज होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग में ओनली फोर्सफुल एक्सपायरेशन पर फोकस कर रहे हो, इंस्पायरेशन पर नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। जब ये मसल्स अपनी जगह आएंगे तो तेजी से अपने आप एयर इन, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एयर आउट, इन एंड आउट। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से इन एंड आउट होता है, ब्रीथिंग होती है। एकदम सेट है, बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये वाली बात भी एकदम क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे लास्ट। अच्छा एक चीज और मैं बता दूंगा आपको, चलो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब हम, क्योंकि कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं पर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कहां आएगा, वन क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो ना। लगभग 99% मान के चलो, 1% छोड़ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। पल्मोनरी वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, आपके लंग्स के आयतन और इनकी क्षमताएं, क्षमताएं, समझ रहे हो ना, कितनी क्षमता है इनके अंदर,
ठीक है, अब मैं बात करूंगा कैसे। तो इन सबको मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जो माउथ में लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और एयर को लेते हैं निकालते हैं, इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोमीटर। समझ गए ना मेरी बात? ये महाशय लगाए हुए ना स्पायरोमीटर को मुंह में, समझ गए? तो बिल्कुल एक सिंपल तरीके से स्पायरोमीटर था, माउथ में लगाओगे आप इनकी तरह, इससे एयर ले रहे हो और निकाल रहे हो, एयर ले रहे हो निकाल रहे हो। इससे कनेक्शन किससे है? मॉनिटर से है। किससे कनेक्शन है? मॉनिटर से है। और मॉनिटर के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मानो ईसीजी में होता है। ईसीजी में होता है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ईसीजी में। तो एयर का लेना और एयर का निकालना, एयर का लेना और एयर का निकालना, आप समझ रहे हो? इस स्पायरोमीटर, मीटर मापक है, मापने वाला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोमीटर। तो ध्यान रखना है, स्पायरोमीटर का जब भी केस आएगा तो ये उन वॉल्यूम को मेजर करेगा जो जो सिर्फ इस, समझ रहे हो, जिसको आप इनहेल और एक्सहेल करते हो। जिन वॉल्यूम को आप इनहेल और एक्सहेल नहीं करते तो उसको मेजर, उसको मापने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस या नो? ओके ओके ओके। तो अब हम इसको बोलने क्या वाले हैं? इसको इसको बोलने वाले हैं स्पायरो, स्पायरो मीटर, स्पायरोमीटर। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना यहां पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बन रहा है ना, ईसीजी बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पायरोग्राम, स्पायरोग्राम। तो एक्चुअल में जब भी आप स्पायरोमीटर यूज करोगे तो क्या बनेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा आपके एयर का आना और जाना, इसी को बोलते हैं स्पायरोग्राम। तो रिकॉर्डेड बाय स्पायरोग्राम, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ठीक है। एक एनसीईआरटी की लाइन लिख दी है मैंने, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पायरोमीटर, स्पायरोग्राम, बहुत बढ़िया, सुपर, याद हो गया आपको। एनसीईआरटी की एक लाइन लिख दी, ऑन एन एवरेज जो हेल्दी ह्यूमन होता है वो 1 मिनट में कितने बार इन एंड आउट करता है एयर को, ठीक है। और आपकी केस में बात करें, आप रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो तो आप कितने बार एयर को इनहेल और एक्सहेल करने वाले हो? 12 to 16 टाइम, 12 से 16 बार एयर को आप इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल करने वाले हो, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करते हैं तो आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी बिल्कुल ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ाने वाला हूं मैं आगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी को बोलते हैं, जो हार्ट के केस में, हार्ट के केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। पर ये हम लंग्स के केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, स्पायरोग्राम यहां पर हम पढ़ेंगे लंग्स के केस में। ऐसे ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे हम हार्ट के केस में, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, 1 मिनट में आप 12 to 16 टाइम, 12 से 16 बार आप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल सांसें लेते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये आपको याद रखना है, पर मिनट इतना ब्रीदिंग। किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर। किससे, किस फॉर्म में रिकॉर्डेड करते हैं? रिकॉर्डेड बाय, आप लोग स्पायरोग्राम। ये 3 बातें याद रखनी है आपको। अब कहानी चालू करते हैं, एकदम अलर्ट हो जाओ, एकदम अलर्ट हो जाओ। एनसीईआरटी खोल लो चाहो तो, एनसीईआरटी खोल के बैठो, अलर्ट हो जाओ। एक क्वेश्चन पक्का, नीट 2023 में क्वेश्चन आउट, 2 भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, पर एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। हो गए अलर्ट? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अलर्ट हैं आप। ये हमने बनाया है स्पायरोग्राम। एक तरफ हम दिखाएंगे वॉल्यूम्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स, एक तरफ दिखाएंगे हम कैपेसिटी, क्षमता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक तरफ दिखाएंगे आयतन, एक तरफ दिखाएंगे क्षमता। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को, यानी थोरेसिक या लंग्स या पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। इधर हम कैपेसिटी की बात करने वाले हैं। थिकनेस कम लग रही है, कोई नहीं। ठीक है, अरे
चलो इधर लिख देते हैं हम लंग्स वॉल्यूम, तो लंग्स कैपेसिटी। क्षमता। तो सबसे पहले वॉल्यूम पर फोकस करोगे, सबसे पहले आयतन पर, फिर क्षमताओं पर बात करेंगे, यानी कैपेसिटीज की बात करेंगे। तो मेनली 4 वॉल्यूम है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आप अभी इस समय किस कंडीशन में बैठे हो, दौड़ भाग तो नहीं कर रहे हो ना, नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो, इस समय आप रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो, मैं आपसे कहूं बेटा कितनी एयर को आप लंग्स में लेके जा रहे हो, कितनी को लेकर के आ रहे हो, यानी कितनी एयर को लंग्स में लेके जा रहे हो, आ रहे हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा टाइडल वॉल्यूम, टीबी, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है सबकी। तो सबसे पहले मैं टीबी की बात कर रहा हूं, टीबी घर वाली टीबी नहीं और बीमारी वाली टीबी भी नहीं, टीबी, टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम, टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम, मैं शॉर्ट लिख देता हूं टीबी, टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम। अगर मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करता हूं, अगर मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करता हूं तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। सर क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, बताते हैं बेटा। जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो, जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो, जितनी एयर आप लंग्स के अंदर और बाहर कर रहे हो, ठीक है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर, इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम क्या है, बिना प्रेशर के जो एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, वो इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम है, इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम है। तो टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ये एयर ले रहे हो फिर निकाल रहे हो, फिर ले रहे हो फिर निकाल रहे हो, फिर ले रहे हो फिर निकाल रहे हो, ये क्या ले रहे हो निकाल रहे हो, टाइडल वॉल्यूम सर, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में आप 500 ml एयर ले रहे हो, 500 निकाल रहे हो, मींस टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम ही निकाल रहे हो। तो टाइडल वॉल्यूम समझ में आया, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम। एकदम क्लियर, छप जाना चाहिए भाई, छप जाना चाहिए। इसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कितना होता है 500 ml, 500 ml। भूलना नहीं है, अगली क्लास के अंदर आपको याद होनी चाहिए सारे वॉल्यूम और सारी कैपेसिटी। चलो भाई ये याद हो गया। अगर मैं आपसे कहूं बेटा टाइडल वॉल्यूम ले लो, आपका क्वेश्चन ले लिया, नॉर्मल ले लिया, नॉर्मल ब्रीथिंग में टाइडल वॉल्यूम ले लिया। अब मैं कहूंगा कि बेटा टाइडल के बाद कुछ ले सकते हो, यस ले सकते हैं भाई, टाइडल ले लो, बेटा टाइडल ले लो, टाइडल ले लिया, ये सर ले लिया टाइडल। अब टाइडल के बाद आप जो भी एयर लंग्स में ले सकते हो फोर्सफुली, फिर से बोल रहा हूं, टाइडल के बाद आप जो भी एयर लंग्स में फोर्सफुली ले सकते हो, वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। तो टाइडल के बाद आप क्या लेने वाले हो, IRV। तो टाइडल के बाद आप लेने वाले हो IRV। तो IRV कितना होता है, IRV होता है बेटा 2500 से लेकर के कितना 3000 ml। समझ रहे हो, 2500 से लेकर के 3000 ml। ये क्या है, इसी को बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है बिल्कुल। तो IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 से लेकर के 3000 ml, 2500 से लेकर के 3000 ml। इट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ गए बेटा, यानी आप टाइडल या ऐसा बोल सकते हो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। या एनसीईआरटी की लाइन बोलू ना, तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट इज द एडिशनल, एडिशनल, एडिशनल का मतलब है टाइडल के बाद, टाइडल के बाद इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। फिर से बोल रहा हूं, इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। तो एडिशनल, समझ रहे हो, टाइडल के बाद फोर्सफुली इंस्पायर, गहरी सांस अंदर दम लगा करके, क्या बोलते हैं इसको, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है
2500 से लेके 3000 ml, तो ये क्या हो गया IRB। तो भाई IRB ले लिया, IRB ले लिया आपने। अब मैं कहूंगा बेटा IRB निकाल दो, IRB निकाल दो, बैठे बैठे IRB निकालो फटाफट। निकाल दिया, IRB निकाल दिया ना, बिल्कुल सही, IRB निकाल दिया आपने, IRB निकाल दिया भाई, ये IRB निकाल दिया आपने, ये IRB निकाल दिया आपने, IRB निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा टाइटल भी निकाल दो। अरे सर हाँ टाइटल भी निकाल दो भाई, टाइटल भी निकाल दो। आपको को सर ठीक है टाइटल भी निकाल दिया, ये निकाल दिया टाइटल। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्या कुछ और निकाल सकते हो? हाँ सर अंदर थोड़ा सा और रह गया है। कैसे निकाल सकते हो? जब अगर फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो सर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा सर? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, ERV। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? ERV, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर, फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर। ये वॉल्यूम ऑफ एयर, अभी तो IRB की बात हो गई थी, ये IRB की बात हो गई थी। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? ERV, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ERV। तो बात कर रहा हूं मैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल यानी टाइटल के बाद, एडिशनल टाइटल के बाद। It is the additional volume of air after tidal. It is the additional volume of air which forcefully expire. फिर से बोल रहा हूं, it is the additional volume of air. It is the additional volume of air which forcefully expire after tidal volume. टाइडल के बाद आप जितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर पाते हो वो एक्चुअल में ERV है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? सिंपल, 1000 से लेकर के 1100 ml, ये है आपका ERV। 1000 से लेकर के 1100 ml, समझे? इसको बोलते हैं ERV। मैं कहूंगा बेटा और निकाल सकते हो? ना सर, अब बस दम इतनी है सर, इससे ज्यादा निकाला नहीं जा सकता। क्या कुछ लंग्स में रह गया? यस, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर थोरेसिक चेंबर। जो अंदर रहता है, निकाला नहीं जा सकता, क्या बोलते हैं उसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। जो अंदर रह गया, रेजिडुअल जो रह गया, रेजिडुअल जिसको निकाला नहीं जा सकता, जिसको निकाला नहीं जा सकता। अगर वो निकला तो मर जाएंगे। जन्म लेने से पहले वो नहीं था, जन्म लेते ही वो वॉल्यूम जनरेट होता है। समझ रहे हो? रेजिडुअल वॉल्यूम जनरेट होता है और लाइफ टाइम वो रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। सर नेगेटिव प्रेशर क्या होता है? बताता हूं अभी। जैसे सिरिंज है, आगे बंद कर लो उसके टॉप को, पिस्टन को पीछे खींचो, अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। अगर हाथ हटाओगे तेजी से एयर अंदर आएगी, तेजी से एयर अंदर आएगी। क्यों अंदर आएगी? क्योंकि आपने अंदर वैक्यूम जनरेट कर दिया, आपने अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर दिया और एयर का मूवमेंट हमेशा हाई टू लो होता है। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है, जैसे ही बाहर निकलता है बेबी, तो उसके लंग्स कैसे होते हैं? कोलैप्स। लंग्स कैसे होते हैं? कोलैप्स। जैसे बेबी बाहर आता है तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं। लंग्स कैसे होते हैं? एक्सपेंड। जब एक्सपेंशन होगा इसके अंदर, वो कब होगा? जब वो ब्रीथ करेगा। क्राई करना बहुत जरूरी है। 3 इडियट मूवी में देखा होगा ना, पर रोता नहीं है, रो नहीं रोएगा तो मारा जाएगा। रोना जरूरी है, क्राई करना जरूरी है। एक्सपेंशन होता है हमारे लंग्स का। ठीक है, हमारे लंग्स का जब एक्सपेंशन होता है, क्यों होता है? ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। फिर वो एक्सपेंशन मेंटेन रहता है लाइफ टाइम, जब तक हम जिंदा हैं। आफ्टर डेथ वो खत्म होगा। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। जो जन्म लेते ही हमारे थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल है, जो मेम्ब्रेन में, उनमें पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, खिंचाव पैदा होता है, जिससे ये अंदर वैक्यूम जनरेट होता है और हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं। और एक्सपेंशन के टाइम पर नेगेटिव प्रेशर, तो एयर बाहर से अंदर आ जाती है। और लाइफ टाइम जब तक हमारे लंग्स एक्सपेंशन मोड में हैं, हम जिंदा हैं। मतलब अंदर नेगेटिव प्रेशर है, मींस अंदर एयर रहेगी जिसको निकाला नहीं जा सकता ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। समझ में आ गया होगा? तो कुछ एयर अंदर फिर भी रह जाती है जिसको निकाला नहीं जा सकता। क्या बोलते हैं इसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? सिंपल, 1000 से 1100 याद रहेगा आपको। इसमें क्या लिखोगे? सर 1100 से 1200
ml। ये रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। क्यों होता है ये रेजिडुअल वॉल्यूम? आप बोलोगे ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। अब बताओ ये चारों वॉल्यूम ब्रेन में सेट हुए या नहीं हुए? रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल जो रह गया जिसको निकाला नहीं जा सकता वो रेजिडुअल है। ठीक है, क्यों होता है? नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है। कितना होता है? 1100 से 1200 होता है। ओके, समझ में आया है नहीं आया? BMS फिर से एक बार बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले हमने बात की टाइडल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर जो एयर आप ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, वो टाइडल वॉल्यूम है, TB है टाइडल वॉल्यूम। एनसीईआरटी खोल के बैठो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन की मास्टरी चाहिए मुझे, मास्टरी। ठीक है, तो जो एयर आप ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम है जिसको आप नॉर्मल कंडीशन में ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल के बाद आप कितना ले सकते हो वो IRB है। इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर, जिस फोर्सफुली इंस्पायर इन लंग्स, IRV इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल के बाद आप जितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, टाइडल के बाद जितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल के बाद जितना फोर्सफुली बाहर निकाला जा सकता है वो क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल के बाद आप जो फोर्सफुली निकाल रहे हो वो क्या है? एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो रह गया नहीं निकाला जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। अब बताओ यहां तक सेट है ना सारा? कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, सब आपके सामने है। बस ये 4 वॉल्यूम याद रख लो, इनसे ही सारी कैपेसिटी अपने आप याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। समझो, समझना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, समझना, आपकी एयर को लंग्स में भरने की क्षमता, लंग्स कैपेसिटीज। पहली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एयर डेड स्पेस वॉल्यूम मत पढ़ो, अब डेड स्पेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले मैं डेड स्पेस कराता था क्योंकि मैं एल्वुलर वेंटिलेशन लिखाता था, अब खाली पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्योंकि अब एनटीए के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल एनटीए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम की अब जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर मैंने डेड स्पेस वॉल्यूम लिखाया था, पर अब मैं वही चीज लिखाऊंगा जो नीट के लिए जरूरी है। ज्यादा ज्ञान नहीं देना, क्योंकि ज्ञान से क्या होता है? कंफ्यूजन। क्योंकि अभी मेन टारगेट है नीट में, समझ रहे हो, क्वालिफाई करना और एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एंटर करना। जब एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाओगे तो आप सही मायने में ज्ञानी होगे। तब आपसे जितना डिस्कशन करना है मुझसे आप करना बिंदास, मतलब आपको मजा आने वाला है, मैं सच कह रहा हूं। मेडिकल कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ना जूलॉजी, ना आपको बॉटनी मिलेगी, ना आपको फिजिक्स मिलेगी, ना केमिस्ट्री मिलेगी। आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है, जिसकी मास्टरी करा रहा हूं आपको, मतलब बिंदास लेवल की एनसीईआरटी की मास्टरी विद कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट आपको समझ में शायद आज नहीं आएंगे, जब मेडिकल कॉलेज में होगे ना तो वो बच्चा समझेगा यार सर ने जो एफर्ट लगाया था, यार ये तो पूरी एमबीबीएस काम आ रहा है, पूरी एमबीबीएस। मतलब जब हम बेस मजबूत कर लेते हैं ना, तो आपको मैं कोई भी फॉरेन राइटर की बुक दे दूं ना पढ़ने के लिए, आपको बच्चे जैसी लगेगी, बच्चे जैसी लगेगी। टॉटोरा पढ़ लो, गैनोंग पढ़ लो, एल्बर्ट पढ़ लो, गाइटन पढ़ लो, समझ रहे हो, कुछ भी पढ़ना आपको सब अच्छा लगेगा, अगर आपके बेस मजबूत है तो। वो मैं मजबूत कर रहा हूं, किस लेवल के कर रहा हूं वो आप तब समझोगे जब मेडिकल कॉलेज में, या जो मुझसे पढ़ चुके हैं और आज की डेट में मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, या 2 या 3 साल कर चुके हैं वहां पर, वो आपको सही मायने में एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस लेवल का पढ़ रहे हो और किस लेवल के कंसेप्ट आप अपने ब्रेन में परमानेंट सेट कर रहे हो। ठीक है, तो बस इसलिए कहता हूं, बस फेथ करो, बस ओनली विश्वास,
तभी सही मायने में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बस एक ही कमी मुझे बच्चों में लगती है, विश्वास। जहां विश्वास कम होता है तो वहां परफॉर्मेंस घट जाती है और हम गोल को अचीव करने में पीछे रह जाते हैं। ये मैंने खुद सीखा है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम बहुत सबसे खतरनाक काम करता है। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और पेशेंट को पहले से पता है मेरा डॉक्टर सबसे बेहतरीन है, मेरा डॉक्टर वो डॉक्टर है जो आज मेरा जो ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, मैं सही हो जाऊंगा, बस जहां उसने ये चीज सोची वो अपने आप सही होता है। डॉक्टर ग्लूकोज की गोली भी देगा ना, वैसे डॉक्टर वो तब फेथ करेगा जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कई बार अच्छा कर चुका है, तब फेथ जनरेट होगा। और जब ऐसे डॉक्टर साहब मिलते ही हो, ठीक है, तो आगे तो सही आप ऐसे ही हो जाते हो। इसलिए क्योंकि फ्यूचर में आपको पेशेंट से ही सामना होना है, तो सबसे पहले आपको बिलीफ सिस्टम अपना भी एक्टिवेट करना है और आगे आने वाले पेशेंट का भी बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट करना है। तभी सही मायने में आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर बन पाओगे, क्योंकि आधा ट्रीटमेंट बिलीफ सिस्टम से होता है और बचा हुआ ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपने एक्टिवेट नहीं किया अपना और अपने पेशेंट का, तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, यह ध्यान रखना। क्योंकि आधा ट्रीटमेंट यहां से होता है, बचा हुआ ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है। जब आपकी मेडिसिन परफेक्ट है, ठीक है, तब बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है। क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए जो आप दे रहे हो, नहीं डर डर के दे रहे हो, कहीं पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी दवा ये, ठीक है, चलो ये भी दे देता हूं ये, यानी आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है। जब आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है तो पेशेंट कहां से बिलीव कर लेगा। आप अपने अंदर स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, क्या जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं ये परफेक्ट है, ये पेशेंट अगली बार एकदम हंसता हुआ आएगा। ये जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं सच कह रहा हूं, आप अपने आप पेशेंट के लिए, आप मतलब पेशेंट के अंदर आपके लिए बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये एक मतलब पूरा पूरा बिलीफ सिस्टम में काम करता है। मैं जितने भी अच्छे डॉक्टर से मिला हूं वो बस यही उनका मेन चीज है। पहली बार मिलता हूं तो मेरा इतना बिलीफ सिस्टम मेरा भी एक्टिवेट नहीं होता, पर जहां से मैं एक दो बार मिल लेता हूं, उनकी स्ट्रेटजी समझता हूं, मेरा बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। समझ रहे हो, जब मेरा बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो सिर्फ फोन पे भी बात कर लें, टेंशन मत ले यार, ऐसा ऐसा हो जाएगा, अपने आप सही हो जाते हैं, ठीक है। तो बस वही है, वही मैं हर बार आपके तो सर इतना बोलते क्यों है, मैं इसलिए बोलता हूं कि कहीं आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर तो नहीं है। क्योंकि कंटेंट हम पूरा दे रहे हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी भी तरीके से वीक रह जाएं। मेरे बच्चों के लिए 23 ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, इस बार निकलना ही निकलना है। इतनी दम इसलिए लगा रहा हूं कि यार बार बार नहीं, ठीक है, इस बार लास्ट, ठीक है, समझे। चलो बहुत बढ़िया। तो ये वॉल्यूम मुझे लगता है याद हो गए आपको, मुझे लग रहा है वॉल्यूम तो याद है, 100% याद है। चलो बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं कैपेसिटी। हम किसी भी कैपेसिटी की बात करते हैं उसमें सबसे पहले आपको नॉर्मल होना पड़ेगा। नॉर्मल का मतलब टाइटल पर आना पड़ेगा। नॉर्मल हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं नॉर्मल होने के बाद कितनी आप एयर को लंग्स में भर सकते हो। नॉर्मल होने के बाद, नॉर्मल होने के बाद आप टीबी ले सकते हो, टीबी ले ली, और क्या ले सकते हो, आईआरबी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो सर, और कुछ भी नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ही वॉल्यूम आप ले सकते हो नॉर्मल होने के बाद, टीबी और आईआरबी। तो ये आपकी कौन सी कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी एयर को भरने की क्षमता। तो ये कौन सी कैपेसिटी हो गई आपकी, इसकी बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं आईसी। आईसी का मतलब क्या हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या क्या होती है आईसी के अंदर, आईसी में 2 चीज आएंगी, टीबी आएगी, टीवी प्लस आईआरबी, टीबी और आईआरबी को मिलाकर के आईसी बनता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये आपकी एयर को लेने की क्षमता है नॉर्मल आने के बाद। और नॉर्मल आने के बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी नॉर्मल आने के बाद, ठीक है भाई, नॉर्मल आ गए आप, नॉर्मल आने के बाद कितनी एयर को आप बाहर निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी। आप बोलोगे सर टीवी प्लस ईआरवी, नॉर्मल आने के बाद आप इतनी एयर को निकाल सकते हो, टीवी निकाल सकते हो और ईआरवी निकाल सकते हो, आरवी तो निकाल ही नहीं सकते। तो ये आपकी निकालने की क्षमता है, लेने की क्षमता आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, निकालने की क्षमता ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इन इंस्पायरेटरी ई एक्सपायरेटरी, सी मतलब कैपेसिटी। क्लियर है बिल्कुल, समझ गए, हाँ बेटा। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको क्या क्या। टीबी आप जानते हो 500 होता है, आईआरबी आप जानते हो मैक्सिमम वैल्यू लोगे 3000 की कैपेसिटी निकाल रहे हो, तो टोटल कितना हो गया 3500 ml। तो ये तो अपने आप याद रहेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस किस किस के मिलने से क्या बनता है ये आपको याद रखना है, ठीक है।
समझ गए? चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, वाइटल, जो आपकी वाइटलिटी, जिंदा रहने के लिए जरूरत है, कितनी एयर को लंग्स में इन और कितनी एयर को लंग्स से आउट कर सकते हो, यह आपकी वाइटल कैपेसिटी है। समझ रहे हो? जो आपकी वाइटलिटी के लिए रिक्वायर्ड है, वाइटलिटी। अब वाइटलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पहले सारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, सब निकाल दिया आपने, सारा निकाल दिया आपने, सब निकाल दिया। अब कितना आप ले सकते हो, कितना ले सकते हो? 3 वॉल्यूम ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ले सकते हो, या सारा ले लिया आपने, मैक्सिमम ले लिया, कितना निकाल सकते हो? तीनों निकाल सकते हो। तो ऐसे ले लो या ऐसे, ऐसे बोल सकते हो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। गहरी सांस लेने के बाद कितना निकाला जा सकता है, या गहरी सांस लेने के बाद कितना, गहरी सांस लेने के बाद कितना निकाला जा सकता है, या मैक्सिमम निकालने के बाद कितना लिया जा सकता है। समझ गए? समझ गए या नहीं? तो इसको बोलते हैं आपकी वाइटल कैपेसिटी, जो आपकी वाइटलिटी। तो तीनों जोड़ दो भाई इसके अंदर, मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट, ये आपकी क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी, वीसी, वाइटल कैपेसिटी। जोड़ दो तीनों, टीबी प्लस IRV प्लस ERV, तीनों को जोड़ दोगे, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी आ गई। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तीनों टीबी आप जानते हो, IRV जानते हो, ERV आप जानते हो, इनकी मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ दोगे, आ गई वाइटल कैपेसिटी। चलो, अब मैं आपसे बात करता हूं ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर से बोल रहा हूं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसको बोलते हैं FRC। अब बच्चा इसको पूछता है सर ये क्या होती है? आप समझो, रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ाया था। रेजिडुअल मतलब लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता, लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता। ठीक है, ये होगी रेजिडुअल कैपेसिटी। और रेजिडुअल वॉल्यूम यानी वो आयतन या वो वॉल्यूम एयर का जो लंग्स में रहता है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। और क्षमता, लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता, पर आगे क्या लगा दिया? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है कि सांसें लेते रहो, सांसें लेते रहो, सांसें लेते हुए, टाइडल वॉल्यूम लेते हुए कितनी एयर को लंग्स में आप रोक सकते हो। समझना भाई, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, टाइडल ही निकाल रहे हो, आगे का नहीं निकाल रहे, तो लंग्स में ही तो है, और ये तो लंग्स में रहता ही है। यानी फंक्शनल रहते हुए, एयर को लेकर के निकालते हुए कितनी एयर को लंग्स में रोक सकते हो? सर ये भी रोक सकते हैं, सर ये तो अंदर रहता ही है। यानी ये दोनों वॉल्यूम आपके लंग्स में रहेंगे। अगर आप टाइडल लोगे, टाइडल निकालोगे, टाइडल लोगे, टाइडल निकालोगे, टाइडल लोगे, टाइडल निकालोगे, यानी फंक्शनल रहते हुए आप इन दोनों वॉल्यूम को लंग्स में रोक सकते हो। इसी को बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। समझे? तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC क्या होती है? क्या होती है? नहीं आया रिजल्ट? अरे रिजल्ट आ जाएगा बेटा, शाम तक आ जाएगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? आपका रिजल्ट तो नेक्स्ट ईयर आएगा, आप फोकस करो नेक्स्ट ईयर के ऊपर। ठीक है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी समझ में आ गया। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स, ठीक है, विच रिमेन्स इन लंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आप कितना एयर लंग्स में रोक सकते हो? तो ERV रोक सकते हो और RV रोक सकते हो। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? FRC, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आपकी FRC हो गई। FRC किसके समझ में नहीं आई? FRC कितनों के समझ नहीं आई? नहीं आई तो क्रॉस बनाओ, क्रॉस, इसे समझूंगा मैं। अगर कुछ बच्चों के क्रॉस बनेंगे तो समझ में आएगा। नहीं आई। FRC फंक्शनल रहते हुए यानी ब्रीथिंग करते हुए एयर को लंग्स में रोकने की क्षमता, FRC। अगर क्रॉस दिखेंगे तो समझूंगा नहीं आई, और आग लगाओगे तो समझूंगा आ गई।
आग और क्रॉस सिर्फ दो ही चीजें हैं। स्टॉप, एक बार फिर रिपीट करता हूं, पर देखो जेन्युइन आग लगनी चाहिए और जेन्युइन क्रॉस बनने चाहिए। मस्ती मूड, मतलब मस्ती का मूड नहीं है, ठीक है, अभी बस कंसेप्ट समझाने का मूड है। अब समझो, एक बार फिर से समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सांसें लेते रहो तो क्या करोगे? टाइडल लोगे, टाइडल निकाल दो, टाइडल निकालोगे, टाइडल ले लो, टाइडल निकाल दो, टाइडल ले लो, टाइडल निकाल दो। अपनी पूरी दिन की पूरी दिनचर्या में आप टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो। नॉर्मल ब्रीथिंग में हम टाइडल लेते हैं और टाइडल निकालते हैं, टाइडल लेते हैं और टाइडल निकालते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ टाइडल ही निकालो, ईआरबी मत निकालो। तो ईआरबी कहां होगा? ईआरबी लंग्स में ही तो रहेगा। आपने टाइडल लिया, सिर्फ टाइडल ही निकाला, ये वाला वॉल्यूम नहीं निकाला, ये लंग्स के अंदर के वॉल्यूम है, ये लंग्स के अंदर ही रहेगा ईआरबी। और आरबी तो लंग्स के अंदर ही रहता है ना, तो ये दो वॉल्यूम लंग्स के अंदर ही रहेंगे। जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करोगे तो आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कितनी एयर को लंग्स में रोक सकते हो? सर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए हम इन दो वॉल्यूम को लंग्स में रख सकते हैं, इसीलिए इन दोनों वॉल्यूम को मिलाकर के बोलते हैं FRC, फंक्शनल रहते हुए लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रहते हुए टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकालो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकालो, टाइडल ही ले रहे हो, निकाल रहे हो, ईआरबी नहीं निकाल रहे हो, आरबी तो निकाल ही नहीं सकते। यानी नॉर्मल सांसें लेते हुए इन दो वॉल्यूम को लंग्स में आप रख रहे हो, इसको बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रहते हुए लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? फंक्शनल रहते हुए लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल। अरे यार बताओ कितनों के समझ में नहीं आया, कितनों के आया? आया तो आग लगाओ, नहीं आया तो क्रॉस। इनका रेशियो समझ में आएगा, कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया? बताओ फटाफट, कितनों को आया, कितनों को नहीं आया? आया तो आग लगाओ, नहीं आया तो क्रॉस। अब भी क्रॉस लगाओगे ना तो समझ लो तुम नीट वाली दौड़ में तो नहीं हो। गला फाड़ लिया मैंने अपना पूरा। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, लग गई आग। यही आग चाहिए थी, यही आग चाहिए थी, बस ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर होगी, FRC क्या होती है। अब मैं आपसे कहूंगी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। बहुत बढ़िया, यही आग चाहिए यार, यही आग मुझे भी मोटिवेट करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। आपके लंग्स की टोटल क्षमता क्या है। चारों वॉल्यूम जोड़ दो भाई, यहां से यहां तक चारों को ही जोड़ दो, ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। क्या बोलोगे? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। चारों को जोड़ दो, TV प्लस IRB प्लस ERB प्लस RB। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं TLC को, ठीक है। अगर मैं वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? बात तो एक ही है, ऊपर के तीनों को मिलाकर के वाइटल कैपेसिटी हो गई, उसमें अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो TLC हो जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे पूछा जा सकता है, अगर वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ने से कौन सी कैपेसिटी बनती है? टोटल लंग कैपेसिटी बनती है, TLC। जैसे समझो IC, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर TLC में से समझना, टोटल लंग कैपेसिटी में से EC निकाल दो, टोटल, या समझो TLC में से IC निकाल दो, टोटल लंग कैपेसिटी में से IC निकाल दो, क्या बचेगा? फिर से बोल रहा हूं, टोटल लंग कैपेसिटी में से IC निकाल दो, क्या बचेगा? नीचे के दो वॉल्यूम बचेंगे, मतलब FRC बचेगी। तो FRC को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, कैसे सर? TLC माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
इसको भी तो हम FRC ही बोलेंगे। इन चारों में से TLC में से आपने दो ऊपर के निकाल दिए तो दो नीचे के बचे ना, समझ रहे हो, और दो नीचे को हम क्या बोलते हैं, FRC। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये ग्राफ अगर दिमाग में सेट है तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे वाइटल कैपेसिटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि TLC में से ओनली रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल दूं तो क्या बचेगा, वाइटल कैपेसिटी। इसको ऐसे लिख सकते हो, TLC माइनस VC, TLC माइनस RV रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर आप टोटल लंग कैपेसिटी में से रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दोगे तो वाइटल कैपेसिटी ही तो बचेगी। इन चारों में से नीचे का रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दो तो ऊपर के तीन बचेंगे ना, यानी वाइटल कैपेसिटी। बात तो एक ही है, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि वाइटल कैपेसिटी में से IRV निकाल दो, वाइटल कैपेसिटी में से IRV निकाल दो तो क्या बचेगा, EC बचेगा ना। इन तीनों में से सिर्फ IRV, ऊपर का एक निकाल देता हूं, ऊपर का एक, तो नीचे के दो बचेंगे। नीचे के दो को मिला के हम क्या बोलते हैं, EC। ये एडिशनल पॉइंट बन सकते हैं। जैसे IC के लिए पूछूं, मैं कहूं TLC में से FRC निकाल दो, TLC माइनस FRC, IC तो बोलेंगे इसको भी, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, मतलब ये वो पॉइंट है, वो जो बच्चे दिमाग के थोड़े तेज हैं उनको तो अभी समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा सा दिमाग देर में चलता है जिनका, वो कैसे समझेंगे, इसको समझो सर ने ये पॉइंट्स क्यों लिखे हैं। कुछ नहीं है, ये ग्राफ ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से इनमें से ये घटा दो क्या बचेगा, इसमें से ये निकाल दो क्या बचेगा। ये एडिशनल पॉइंट्स दे रहा हूं आपको ओनली फॉर प्रैक्टिस, आपके दिमाग को तेज करने के लिए। जो बच्चे दिमाग को तेज करना चाहते हैं वो इस कलर के पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों का दिमाग पहले से तेज है उनको तो अभी समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। ये एडिशनल एक्सरसाइज है, और ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ढेरों सारे, ठीक है। ये एडिशनल प्रैक्टिस के लिए कराता हूं मैं। बाद बाकी का एनसीईआरटी में तो इतना ही है, क्वेश्चन नीट में बनेगा कि IC इज इक्वल टू ये जोड़ दो, EC इज इक्वल टू ये जोड़ दो, VC इज इक्वल टू तीनों जोड़ दो, FRC में लास्ट के दो जोड़ दो, TLC में चारों जोड़ दो। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। यहां तक समझ में आ गया तो एकदम बूम कर दो, बूम, एकदम बूम। फिर चलते हैं आगे। ओके, थोड़ा सा ही बचा है टाइम, कोई नहीं। तो कल सेलिब्रेट करने वाले हैं क्या, नीट का रिजल्ट। मोस्ट प्रोबेबली शायद कल आ जाए, मतलब आज ही आ जाए, तो कल सेलिब्रेट करेंगे मिलके धूम धड़ाके से, ठीक है। अलग सर के संग मिलके करेंगे धुआंधार, सारी टीम मिलके करेगी धुआंधार। तो कल अगर आज रिजल्ट आ जाता है या कल तक भी रिजल्ट आ जाता है तो कल हम सब बच्चों के साथ मिलकर के धुआंधार, नहीं समझ में आया, धूम धड़ाके से सेलिब्रेशन करेंगे। और नेक्स्ट ईयर ये सेलिब्रेशन आप सबके संग होने वाला है, समझ रहे हो। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से करेंगे। और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को इनवाइट करेंगे, उनसे मिलने का मौका हमें भी मिलेगा और बच्चों को भी, ठीक है, मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि बच्चे ही टीचर से मिलना चाहते हैं, टीचर भी अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लोग मिलेंगे, बिल्कुल बढ़िया, धूम धड़ाका, मतलब मजा आ गया, बस सुपर। आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस करने हैं आपको, आपके होमवर्क के लिए दे दिया मैंने। अब एक बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि वो कौन से वॉल्यूम है या कैपेसिटी जिनको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता। देखो, स्पायरोमीटर से उसी को मेजर करोगे जो आप ले रहे हो, निकाल रहे हो स्पायरोमीटर से। अगर किसी चीज को आप ले और निकाल ही नहीं पा रहे तो स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम को तो निकाला नहीं जा सकता ना, उसके लिए अलग मेथड होते हैं। कुछ इनर्ट गैसेज लेते हैं, कुछ मैनुअल मेथड्स होते हैं, उससे हम इसको मेजर करते हैं। पर स्पायरोमीटर वाले मेथड से हम इसको मेजर नहीं कर सकते रेजिडुअल वॉल्यूम को। और ऐसी कोई भी कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है तो उसको भी हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, और FRC में भी रेजिडुअल वॉल्यूम आता है और TLC में भी रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। तो इन दोनों कैपेसिटी को भी हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ये याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है।
पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, विच इंस्पायर एंड एक्सपायर पर मिनट। एक मिनट में कितना वॉल्यूम आप इन एंड आउट करते हो, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे पल्मोनरी वेंटिलेशन? तो पल्मोनरी वेंटिलेशन पीवी इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीथिंग पता हो आपको, रेट ऑफ ब्रीथिंग पता हो आपको, इनटू टाइडल वॉल्यूम, इनटू टीबी टाइडल वॉल्यूम। यानी आप रेट ऑफ ब्रीथिंग के अंदर टाइडल वॉल्यूम को इनटू कर दोगे, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन निकल करके आ जाएगा। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग आप जानते ही हो भाई, रेट ऑफ ब्रीथिंग कितने बार हो रहा है, अभी बताया था मैंने, ये एक मिनट में आप 12 से 16 बार सांसें लेते हो। और जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो तो एक सांस में किस वॉल्यूम को लेते हो? टीवी को लेते हो। यानी एक बार में आप टीवी को लेकर के निकाल रहे हो, टीवी को 500 को ले रहे हो, निकाल रहे हो। तो एक मिनट में कितने बार 500 को ले रहे हो, निकाल रहे हो? भाई 12 से 16 बार। तो ये आपका पीवी निकल के आ जाएगा कितना, लगभग 6000 से, या ऐसे भी कर सकते हो, 6 से लेकर के 8 लीटर पर मिनट। एक मिनट में आप लगभग इतना ml एयर को ले रहे हो, निकाल रहे हो। एनसीईआरटी में टाइडल वॉल्यूम में ये लाइन दे रखी है, इसी को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। तो ये आज का टारगेट हमारा एकदम फुलफिल हो गया, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज नहीं हो पाएगा, तो उसको तो हम आज नहीं करा रहे क्योंकि टाइम लगेगा इसके अंदर। तो आज इतना ही रखेंगे, बस आपका आज होमवर्क दे रहा हूं मैं इतना, अभी क्वेश्चन वाला होमवर्क नहीं दे पा रहा, ठीक है, अभी दूंगा नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। तो इतना होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको आज कि आप जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप एनसीईआरटी, आज एनसीईआरटी में उसमें ऐड नहीं कर पाया, ठीक है, तो एनसीईआरटी से आप ये सारा का सारा अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है। हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, हार्डली 2 to 3 लेक्चर और मान लो, 2 मान लो, ठीक है, अगर बड़े लेक्चर मिल गए हमें थोड़ा सा, ठीक है, तो हम 2 लेक्चर में निपटा देंगे इसको। बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बचा हुआ है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बचा हुआ है हमारा, ठीक है, और रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, ये 4 पॉइंट बचे हुए हैं। एक लेक्चर में 2 निपटाएंगे तो 2 लेक्चर में हमारा ये फिनिश हो जाएगा, समझे। उसके बाद चालू करते हैं हम क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो थैंक यू बेटा, थोड़ा सा एंजॉय करो, मस्ती करो, और ऐसे एंजॉय करके मस्ती के मूड में हर कंसेप्ट को ब्रेन में सेट करते जाएंगे। और कल हम सेलिब्रेट करेंगे, अगर रिजल्ट निकल आता है आज रात तक तो कल सेलिब्रेट करेंगे नीट रिजल्ट धूम धड़ाके से, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय 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 बेटा।